हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर EL 302 के चैप्टर 5 बस स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे। बस क्या होती है? सिग्नल्स को लाने ले जाने के लिए जो वायर्स यूज आते हैं उनका ग्रुप बस कहलाता है। तो इस चैप्टर में हम किन प्रकार की बसेस को यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में डेटा ट्रांसफर के लिए उन्हें पढ़ेंगे। बस स्टैंडर्ड मतलब उन बसेस के मानक क्या हैं, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किन मानकों को उन्हें पूरा करना होता है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में दो टॉपिक्स हैं, 5.1 RS-232C और 5.2 IEEE 488। इनमें से RS-232C बस स्टैंडर्ड सीरियल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है और IEEE 488 पैरेलल ट्रांसमिशन के लिए। तो हम टॉपिक 5.1 RS-232C से शुरू करते हैं। RS-232C एक सीरियल बस स्टैंडर्ड है। RS का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड और C मतलब होता है करंट वर्जन, यानी RS-232C RS-232 का वह वर्जन है जो वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। इसके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर से विभिन्न प्रकार के सीरियल उपकरणों, मतलब वो उपकरण जो सीरियल डेटा पर काम करते हैं, उससे कनेक्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि मॉडेम। यह बस 20 kbps से 1 Mbps तक की डेटा रेट प्रदान करती है। यह मुख्यतः छोटी दूरी की केबल या 50 फीट तक लोकल डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ आती है। यह बस -15 से +15 वोल्ट तक के सिग्नल्स की रेंज में कार्य करती है। डेटा सिग्नल्स के लिए लॉजिक 1 या लॉजिक हाई -3 से -15 होता है और लॉजिक 0 या लॉजिक लो +3 से +15 होता है। कंट्रोल सिग्नल्स में जस्ट इससे उल्टा होता है। +3 से +15 वोल्ट को लॉजिक हाई या 1 कहते हैं और -3 से -15 वोल्ट को लॉजिक लो या 0 कहते हैं। RS-232C एक ही दिशा में हाफ ड्यूप्लेक्स मोड के लिए डिज़ाइन किया जाता है, यानी फुल ड्यूप्लेक्स संचार के लिए दो स्वतंत्र चैनल स्थापित किए जाते हैं। RS-232C का नुकसान यह है कि सिंगल एंडेड सिस्टम होने के कारण इसमें नॉइज, ग्राउंड लूप और ग्राउंड शिफ्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, और इसका लाभ यह है कि इससे सीधे कंप्यूटर के सीरियल पोर्ट में प्लग किया जा सकता है। RS-232C के दो प्रकार के कनेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, 9 पिन और 25 पिन। इन 9 पिन में फर्स्ट पिन डेटा कैरियर डिटेक्ट, 4th पिन DTR डेटा टर्मिनल रेडी, 6th पिन DSR डेटा सेट रेडी, 9th पिन RI रिंग इंडिकेटर मॉडेम कंट्रोल के लिए यूज़ आती हैं। इसी तरह 7th पिन RTS रेडी टू सेंड और 8th पिन CTS क्लियर टू सेंड फ्लो कंट्रोल के लिए यूज़ आती है। RS-232C के 25 पिन के कनेक्टर को असिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। RS-232C बस द्वारा DTE और DCE किस प्रकार कनेक्ट होते हैं, यह यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। वह डिवाइस जिसके द्वारा डेटा ट्रांसमिशन के लिए जनरेट होता है या फिर जहाँ पर फाइनली रिसीव किया जाता है, वह डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट कहलाते हैं, जैसे कंप्यूटर। और DTE को RS-232C जिस डिवाइस से जोड़ता है वह DCE यानी डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कहलाता है, जैसे मॉडेम, जिसका काम होता है डेटा DTE से लेकर उसे नेटवर्क के अनुरूप बनाकर संचार करना या फिर नेटवर्क से डेटा प्राप्त करके उसे DTE तक भेजना। अब देखते हैं कि किस तरह कार्य करती है। पिन 2 पर DTE डेटा ट्रांसमिट करता है और DCE उसे पिन 2 पर ही रिसीव करता है, यानी पिन 2 DTE और DCE के लिए ऑपोजिट फंक्शन करती है। इसी तरह पिन 3 पर DTE रिसीव करता है और DCE ट्रांसमिट। पिन 7 पर डेटा सेट रेडी DSR सिग्नल DCE द्वारा DTE को भेजा जाता है कि वह ऑन है, और पिन नंबर 10 पर DTR डेटा टर्मिनल रेडी DTE द्वारा DCE को भेजा जाता है कि टर्मिनल ऑन है। कैरियर डिटेक्ट CD पिन नंबर 9 पर DCE द्वारा भेजा गया सिग्नल यह सूचित करता है कि उसने ट्रांसमिशन लाइन पर डेटा कैरियर को डिटेक्ट किया है।
यानी रिमोट टर्मिनल से DTE के लिए डेटा आ रहा है, तो DTE अभी डेटा भेज नहीं सकता, उसे डेटा रिसीव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पिन 4 रिक्वेस्ट टू सेंड RTS DTE द्वारा DCE को भेजा जाता है यह कंफर्म करने के लिए कि क्या वह ट्रांसमिशन के लिए डेटा भेज सकता है। इसी के जवाब में DCE DTE को पिन 5 पर क्लियर टू सेंड CTS सिग्नल भेजता है कि DTE डेटा भेज सकता है। CTS प्राप्त करते ही DTE ट्रांसमिट कर देता है। जब ट्रांसमिशन पूरा हो जाता है तब वह अपनी रिक्वेस्ट RTS को हटा लेता है और मॉडेम भी CTS को हटा लेता है। यहाँ पर टेबल में 9 पिन और 25 पिन दोनों टाइप की बसेस की कंपैटिबल पिन्स को दर्शाया गया है। DB25 में पिन नंबर 1 PG प्रोटेक्टिव ग्राउंड पिन होती है। यह यंत्र के फ्रेम या बॉडी और ग्राउंड को जोड़कर उसे सुरक्षा प्रदान करती है। D9 के पिन नंबर 3 और DB25 के पिन नंबर 2 TXD ट्रांसमिट डेटा पिन होती है, जिसके द्वारा DTE डेटा ट्रांसमिट करता है और DCE रिसीव। D9 में पिन नंबर 2 और DB25 में पिन नंबर 3 RXD रिसीव डेटा पिन होती है, जिसके द्वारा DTE डेटा प्राप्त करता है और DCE भेजता है। D9 में पिन नंबर 7 और DB25 में पिन नंबर 4 RTS रिक्वेस्ट टू सेंड पिन DTE द्वारा DCE को ट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट भेजने के लिए यूज किया जाता है। D9 में पिन नंबर 8 और DB25 में पिन नंबर 5 CTS क्लियर टू सेंड पिन DCE द्वारा DTE को डेटा ट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट स्वीकार करने के लिए सिग्नल भेजने के लिए यूज की जाती है। D9 और DB25 की पिन नंबर 6 DSR डेटा सेट रेडी पिन पर DCE DTE को यह सिग्नल भेजता है कि DCE ने टेलीफोन लाइन पर कनेक्शन स्थापित कर लिया है और वह DTE से ट्रांसमिशन के लिए डेटा लेने को तैयार है। D9 की पिन 5 और DB25 की पिन 7 SG सिग्नल ग्राउंड को ग्राउंड किया जाता है। D9 के पिन 1 व DB25 के पिन 8 DCD डेटा कैरियर डिटेक्ट DCE द्वारा DTE को यह सिग्नल भेजने के काम आती है कि DCE ने टेलीफोन लाइन पर कैरियर डिटेक्ट किया है, यानी कोई DTE को डेटा भेज रहा है। D9 के पिन नंबर 4 और DB25 के पिन नंबर 20 DTR डेटा टर्मिनल रेडी सिग्नल भेजने के लिए यूज आती है। DTE DCE को सिग्नल भेजता है कि वह डेटा सेंड या रिसीव करने के लिए तैयार है। D9 के पिन 9 और DB25 के पिन 22 RI रिंग इंडिकेटर पर DCE द्वारा सिग्नल भेजा जाता है कि एक रिंगिंग सिग्नल डिटेक्ट हुआ है, यानी कोई DTE से कनेक्ट करना चाहता है। दूसरे प्रकार का बस स्टैंडर्ड है IEEE 488, जिसे पैरेलल डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। IEEE 488 का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड नंबर 488। इसे GPIB या जनरल पर्पस इंटरफेस बस भी कहा जाता है। इस 8 बिट पैरेलल मल्टीमास्टर इंटरफेस बस को ह्यूलेट पैकर्ड द्वारा आविष्कार किया गया था, इसलिए इसे HPIB यानी ह्यूलेट पैकर्ड इंटरफेस बस भी कहा जाता है। मेनली इसका यूज़ कंप्यूटर्स यानी कंट्रोलिंग सिस्टम्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, प्लॉटर और इसी प्रकार की अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए टेस्टिंग लैब्स में यूज़ किया जाता है। यह मैक्सिमम 1 Mbps तक की डेटा रेट प्रदान करता है। एक बस पर 15 डिवाइसेस कनेक्ट की जा सकती हैं। टोटल बस लेंथ 20 मीटर तक हो सकती है और उस पर जुड़ी हुई डिवाइसेस के बीच में अधिकतम 2 मीटर की दूरी हो सकती है। इस बस पर डिजिटल संचार ही हो सकता है और एक बार में 8 बिट्स या 1 बाइट ही भेजे जाते हैं। वर्किंग: इस बस पर जुड़े हुए यंत्र 3 प्रकार से कार्य कर सकते हैं: कंट्रोलर, टॉकर या लिसनर। एक बस पर बहुत सारे लिसनर्स हो सकते हैं, लेकिन एक समय पर टॉकर एक ही होता है। चित्र में 3 प्रकार की बसेस दर्शाई गई हैं: 5 कंट्रोल सिग्नल लाइंस, 3 हैंडशेक सिग्नल लाइंस और 8 डेटा लाइंस। इसकी वर्किंग को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। कंप्यूटर एक कंट्रोलर की तरह कार्य करता है और डिवाइसेस
को लिसनर और टॉकर बनाता है। सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टॉकर और खुद कंप्यूटर लिसनर बनता है और मेजर डेटा प्राप्त करता है। डेटा ट्रांसमिशन पूरा होने के बाद दोनों टॉकर और लिसनर के काम समाप्त हो जाते हैं। डेटा का विश्लेषण पूरा होने के बाद कंप्यूटर स्वयं को टॉकर और प्लॉटर को लिसनर निर्धारित करता है। फिर विश्लेषण डेटा प्लॉटर को रिकॉर्डिंग के लिए भेजता है। IEEE 488 कनेक्टर में 24 पिन्स होती हैं। 16 पिन इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफ़र के लिए, 3 हैंडशेकिंग के लिए और 5 बस कंट्रोल के लिए। इस बस को इस प्रकार यूज़ किया जाता है कि ये 15 डिवाइसेस तक कनेक्ट कर सके जिनके एड्रेस 0 से 30 तक हो सकते हैं। IEEE 488 बस की लाइंस और फंक्शंस यहाँ पर दर्शाए गए हैं। 3 हैंडशेक सिग्नल्स होते हैं, DAV डेटा वैलिड, NRFD नॉट रेडी फॉर डेटा, NDAC नॉट डेटा एक्सेप्टेड यानी डेटा अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। 5 कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, ATN अटेंशन जब कंप्यूटर्स को उनका डेजिग्नेशन बताता है, REN रिमोट इनेबल जिसके द्वारा किसी रिमोट सिस्टम को कंट्रोल दे दिया जाता है, IFC इंटरफेस क्लियर जिसके द्वारा इंटरफेस को रीसेट किया जाता है, SRQ सर्विस रिक्वेस्ट जिसके द्वारा कंट्रोलर को इंटरप्ट किया जाता है, EOI एंड और आइडेंटिफाई जिसके द्वारा पता चलता है कि डेटा ट्रांसमिशन समाप्त हो गया है। 8 बिट की डेटा लाइंस DI01 से DI08 डेटा इनपुट आउटपुट लाइंस जिनके द्वारा डेटा का ट्रांसमिशन होता है। हैंडशेकिंग IEEE 488 बस 3 हैंडशेक लाइंस का हम तैयार हैं, डेटा यहाँ है, हमने इसे प्राप्त कर लिया है, इस क्रम में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग करती हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि सबसे धीमे लिसनर के अनुसार डेटा ट्रांसफ़र की रेट तय की जाए ताकि डेटा ट्रांसफ़र विश्वसनीय हो। GPIB की सभी लाइंस की तरह ये लाइंस भी एक्टिव लो होती हैं। DAV डेटा वैलिड एक्टिव टॉकर द्वारा यह बताने के लिए भेजा जाता है कि उसने बस पर डेटा भेज दिया है। कोई भी डेटा भेजने से पहले टॉकर NDAC सिग्नल को चेक करता है कि सभी लिसनर्स ने पहले वाला डेटा बाइट प्राप्त कर लिया या नहीं। यह मिलने के बाद ही टॉकर डेटा लाइंस पर डेटा भेजता है और तब तक इंतज़ार करता है जब तक NRFD हाई ना हो जाए यानी कि सभी डिवाइसेस सूचना प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जब NRFD और NDAC सिग्नल प्राप्त हो जाते हैं तो टॉकर DAV को लो कर देता है जिससे यह पता चलता है कि बस पर वैलिड डेटा है जिसे लिसनर्स प्राप्त कर सकते हैं। NRFD नॉट रेडी फॉर डेटा द्वारा लिसनर्स टॉकर को यह बताते हैं कि वो नया डेटा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं। टॉकर वेट करता है जब तक सभी लिसनर इस लाइन को हाई नहीं कर देते हैं जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि सभी डेटा प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। NDAC डेटा नॉट एक्सेप्टेड सिग्नल भी लिसनर्स द्वारा यूज़ किया जाता है जिससे टॉकर को पता चलता है कि सभी लिसनर ने डेटा प्राप्त किया है या नहीं। NDAC तब तक हाई नहीं होता जब तक सबसे धीमी लिसनर डेटा एक्सेप्ट नहीं कर लेता। इस प्रकार की हैंडशेकिंग बहुत सारी डिवाइसेस को एक साथ सिंगल डिवाइस से डेटा रिसीव करने देती हैं। कंट्रोल सिग्नल्स जब डेटा लाइन पर सूचना भेजी जाती है तो वह डेटा बाइट या कमांड कुछ भी हो सकता है। यदि अटेंशन लाइन को एक्टिव किया जाता है तो यह बताता है कि डेटा लाइंस पर सभी डिवाइसेस के लिए एक कमांड है ना कि डेटा। और यदि ATN एक्टिव नहीं होता तो डेटा लाइंस पर जो सूचना है वह डेटा होती है, कमांड नहीं, और एक्टिव लिसनर्स उसे प्राप्त कर सकते हैं। SRQ सर्विस रिक्वेस्ट सिग्नल द्वारा कोई भी डिवाइस यह बता सकती है कि उसे किसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता है। यह लाइन किसी भी टास्क के पूरा होने के बाद ही एक्टिव की जा सकती है, बीच में नहीं। EOI एंड और आइडेंटिफाई डेटा का लास्ट बाइट ट्रांसफ़र होने पर एक्टिव हो जाता है और बताता है कि डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है और सभी डिवाइसेस को इसके आगे और डेटा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। IFC इंटरफेस क्लियर कंट्रोलर द्वारा ही यूज़ किया जाता है। जब यह एक्टिव हाई होता है तब सभी डिवाइसेस आइडल स्टेट में चली जाती हैं और बस को क्लियर कर दिया जाता है। IEEE 488 के लाभ। यह एक सिंपल हार्डवेयर इंटरफेस है, स्लो और फास्ट डिवाइसेस को एक साथ कार्य करने की सुविधा देता है। इसके केबल को ज़्यादा रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती।
कई बेंच इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इसे आसानी से इंटरफेस किया जा सकता है। सिंगल कंट्रोलर से कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट किए जा सकते हैं। IEEE 488 की कमियां: इसकी लागत बहुत अधिक है और उपलब्धता सीमित। केबल और कनेक्टर्स बहुत भारी होते हैं। कमांड प्रोटोकॉल मानकों का अभाव है। बस और डिवाइसेस के बीच में गैल्वेनिक आइसोलेशन रखना पड़ता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। वजनी होने के कारण केबल्स की विश्वसनीयता भी खराब होती है। बैंडविड्थ बहुत कम होती है।